नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आप यूपी टेट 2017 जिसकी पेपर अक्टूबर 2017 में आयोजित की गई थी उस पेपर के सीडीपी पार्ट का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप अभी तक जितने भी वर्षों में यूपी टेट के पेपर हुए हैं सभी का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है। सीखने की अवधि की बात की जा रही है, यानी कि वो टाइम पीरियड जब बच्चा प्रयास करने के बावजूद भी कुछ नया नहीं सीख पा रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे। ध्यान समझिएगा, बोला गया सीखना, इसे अधिगम बोलते हैं। अधिगम क्या होता है? अधिगम हमारे प्रयास के माध्यम से जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है उसे ही हम लोग अधिगम बोलते हैं। अगर प्रयास और व्यवहार में हुए परिवर्तन के बीच एक ग्राफ खींचा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। देखिए, ये नीचे एक्स एक्सिस पर प्रयास है और वाई एक्सिस पर व्यवहार में परिवर्तन है। तो जब प्रयास करेंगे तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि वो कुछ नया सीख रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब बच्चा प्रयास करने के बावजूद भी वो कुछ नया नहीं सीख पाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है बच्चे शारीरिक रूप से थके हुए हैं, जैसे आप लोग थके रहिए और उस समय कोई बुक उठा करके देख लीजिए, आप कितना भी एफर्ट डाल देंगे आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर आपके माइंड को सिग्नल भेज रहा है कि आप थके हुए हैं और आपको इस समय निद्रा की आवश्यकता है। यानी कि यही टाइम पीरियड, देखिए ये टाइम पीरियड हमसे पूछा जा रहा है कि सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। देखिए ये ऐसा टाइम पीरियड है यहां पर कोई भी उन्नति नहीं हो रहा है। उन्नति होता तो इस प्रकार से ये ग्राफ जाता ऊपर की तरफ, लेकिन जब कोई उन्नति नहीं होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सीखने का पठार। क्या बोला जाता है? सीखने का पठार हमारा सही जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए सीखने का वक्र दिया गया है, तो वक्र पूरे को कहते हैं, यानी प्रयास और व्यवहार में परिवर्तन के बीच जो हम लोग ग्राफ खींचते हैं उसे सीखने का वक्र कहते हैं। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड को पूछा गया है जब बच्चा सीख नहीं पाता है, कोई उन्नति नहीं होती है। ठीक है, स्मृति तो होगा नहीं, क्योंकि स्मृति क्या होता है? कॉन्शियस माइंड या फिर सब कॉन्शियस माइंड में अपने विचारों को डालना, यानी कि जरूरत पड़ने पर हम उसे याद कर पाए। तो ऐसा कुछ तो पूछा नहीं गया है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अवधान मीन्स होता है ध्यान, यानी कि यहां पर ध्यान के बारे में नहीं पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर बी, सीखने का पठार, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। अगर कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछी जाए तो इसका जवाब होगा 46, लेकिन चूंकि यहां पर जोड़ों में पूछा गया है, जोड़ों में यानी कि 2 से भाग दे देंगे तो टोटल इनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 23। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर बी 23, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है। ध्यान से समझिएगा, सूत्र हमसे पूछा जा रहा है। इस सूत्र को समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना होगा और 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझना होगा। एक होता है मानसिक आयु और दूसरा होता है वास्तविक आयु। अब ये मानसिक और वास्तविक होता क्या है, इसको समझने के लिए मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि एक बच्चा क्लास 3 में है। क्लास 3 में है तो उसकी आयु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हिसाब से कितनी होगी? उसकी जो आयु होगी उसकी वास्तविक आयु बोली जाएगी। वास्तविक आयु कितनी होगी? 6 साल का होगा तब बच्चा 1 में जाएगा, 7 साल का होगा तब 2 में जाएगा और 8 साल का होगा तब 3 में जाएगा। यानी उसकी वास्तविक आयु एक्चुअल एज हो जाएगी 8 साल। ठीक है, 8 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, और उसका मानसिक आयु, यहां पर मैं लिख रहा हूं मानसिक आयु। अब मान लीजिए कक्षा 3 में रहते हुए वो बच्चा कक्षा 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है। ठीक है, कक्षा 3 में रहते हुए वो 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है, तो 5 में जब बच्चा रहेगा तो उसकी वास्तविक आयु कितनी होगी? 3 में है तो 8 साल है, 4 में जाएगा तो 9 साल हो जाएगा और 5 में जाएगा तो 10 साल हो जाएगा। कितना साल हो जाएगा? 10 साल। तो यहां पर इसकी वास्तविक आयु 10 साल है, लेकिन अभी बच्चा 5 में गया नहीं है बल्कि कक्षा 3 में ही है और कक्षा 3 में रहते हुए वह कक्षा 5 के प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है, जो कि जब वो 10 साल का होता तब इस प्रश्न को एक्चुअली उसे सॉल्व करना था, लेकिन जब वो 8 साल का है तभी इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है। यानी कि इसकी मानसिक आयु कितनी है? 10 साल मानी जाएगी कक्षा 3 में रहते हुए। क्यों? क्योंकि कक्षा 5 के वो प्रश्नों को सॉल्व कर पा रहा है। जब उसकी आयु 10 होती तब वो इसे एक्चुअली तौर पर उसे सॉल्व करना था, लेकिन वो कक्षा 3 में रहते हुए सॉल्व कर पा रहा है। यानी कि अभी जो कक्षा 5 में रहते हुए उसकी आयु होनी चाहिए वह उसकी वास्तविक आयु होती, लेकिन अभी कक्षा 3 में रहते हुए ही वो उसकी आयु है, तो वही उसका मानसिक आयु बोला जाता है। यहां तक क्लियर हो गया? अब बुद्धि लब्धि का सूत्र ये होता है कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु गुणे 100। देखिए मानसिक आयु इसकी कितनी है? 10 साल है और वास्तविक आयु कितनी है? 8 साल है और गुणे 100 कर देंगे तो ये देखिए
ये कितना हो जाएगा, ये 12.5 हो जाएगा और गुणे 10 करेंगे तो 125, यानी इसकी बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल कितना आ जाएगा, आईक्यू लेवल आ जाएगा 125। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मानसिक आयु और वास्तविक आयु होता क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सबसे पहले आपको समझना होगा, देखिए कई प्रकार के अनुबंधन आपने पढ़े होंगे, आर एस थियरी भी आपने पढ़ा होगा, एस आर थियरी भी पढ़ा होगा। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, क्रिया प्रसूत, यानी कि पहले रिस्पॉन्स होगा तब स्टिमुलस आएगा, पहले रिस्पॉन्स तब स्टिमुलस। ध्यान से समझिएगा, यहां पर ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि एक गेट कीपर है, तो बेल बजने के बाद से गेट खोलने की उसकी जिम्मेदारी है। तो क्या केवल बेल बजकर सुनने से उसको सैलरी मिल जाएगी गेट कीपर को? नहीं मिलेगी, बल्कि उसका काम क्या है, बेल सुनने के बाद से उसको गेट खोलना है। यानी कि पहले वो अनुक्रिया कर रहा है गेट खोलने का, उसके बाद उस महीने भर के बाद उसको सैलरी मिलेगी गेट खोलने का। गेट कीपर का काम तो यही होता है ना। यानी कि केवल सुनने मात्र से, जो बेल है केवल सुनने मात्र से उसको सैलरी नहीं मिल रही है, बल्कि उसको अनुक्रिया करना पड़ रहा है, यानी क्रिया करना पड़ रहा है कि वो गेट खोलेगा, महीने भर गेट खोलेगा, इसी प्रकार से क्रिया को दोहराएगा, तब जाकर के उसको साल भर के माफ कीजिएगा महीने भर के बाद उसको जाकर के सैलरी मिलेगी। यहां पर उसका स्टिमुलस यानी उद्दीपक क्या है, उद्दीपक वो चीज होता है जो किसी को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि मान लीजिए आप कि आंख के सामने अचानक से कुछ तेज लाइट आई और आपकी आंखों के पलके झपक जाना, यानी कि तेज लाइट यहां पर क्या है, तेज लाइट यहां पर स्टिमुलस है, यानी कि उद्दीपक है। और उस उद्दीपक की वजह से आपने एक्शन लिया, अनुक्रिया किया अपनी पलकों को झपका करके। यानी कि वो कोई भी एक्शन, वो कोई भी क्रिया जिसकी वजह से हम कोई अनुक्रिया, कोई एक्शन लेने के लिए प्रेरित होते हैं, उसे जिसकी वजह से हम लोग एक्शन ले रहे हैं उसे उद्दीपक बोलेंगे, और जो एक्शन लिया जाएगा उसे अनुक्रिया बोला जाता है। ठीक है, यहां पर प्रश्न समझिए, पूछा गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यानी कि पहले क्रिया होगा, पहले एक्शन होगा। वहीं मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं कि गेट कीपर पहले गेट खोलता है और उसके बाद जाकर के स्टिमुलस यानी कि उसको सैलरी मिलती है, और उस सैलरी के बाद से वो अगले महीने काम करने के लिए प्रेरित होता है। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और ये किसने दिया है, ये स्किनर ने दिया है। स्किनर का क्या मानना था, ध्यान से समझिएगा। स्किनर ने चूहे पर और कबूतरों पर जो प्रयोग किया था उसमें क्या था, एक पिंजड़ा था और उसमें एक लीवर था। चूहे का अचानक से पैर इस लीवर पर पड़ा और इसके वजह से इसको खाने के लिए कुछ मिला। अब यहां पर पहले उसका पैर पड़ा तब जाकर के उसको खाने के लिए मिला, यानी कि जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, जिसकी वजह से वो बार बार उस लीवर पर पैर रख रहा था ताकि मुझे कुछ खाने के लिए मिले, तो पहले उसने पैर रखा तब जाकर के उसको खाने के मिला, और जब खाने के लिए मिला तब अगली बार भी पैर रख करके वो लीवर दबा करके उस गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था। यानी कि पहले क्रिया और तब स्टिमुलस, पहले अनुक्रिया तब स्टिमुलस, पहले रिस्पॉन्स और उसके बाद स्टिमुलस। इसमें ये क्या होता है, इसी को बोलते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन। और ये किसने दिया था, ये दिया था स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सीखने के प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। इसके पहले वाले जस्ट प्रश्न में, स्किनर वाले में क्रिया प्रसूत अनुबंधन पूछा गया था। क्रिया प्रसूत में क्या होता है, पहले रिस्पॉन्स होता है तब स्टिमुलस आता है। लेकिन इनके सिद्धांत से पहले थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने एसआर थियरी दिया था। यानी पहले उन्होंने कहा था कि पहले स्टिमुलस होगा तब रिस्पॉन्स होगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि एक बर्तन है, मान लीजिए एक बर्तन है या फिर कोई भी मेटल की वस्तु है जो कि बहुत हीट है, गर्म है। अब कोई भी बालक मान लीजिए इसे छुआ, तो छूने के बाद से उसको गर्मी महसूस होगी और उसके बाद से वो क्या करेगा, वो अनुक्रिया करेगा, यानी अपने हाथ को झटके से पीछे खींच लेगा कोई बच्चा। तो यहां पर ये गर्म वस्तु उसके लिए उद्दीपक है, और इसको छूने के बाद से यानी इसके संपर्क में आने के बाद से वो अपने हाथों को जो खींच रहा है वो उसका एक्शन हो गया, वो उसका रिस्पॉन्स हो गया, अनुक्रिया हो गया। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा था कि पहले स्टिमुलस होगा तब रिस्पॉन्स होगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मान लीजिए कि केवल देख करके, केवल ये गर्म वस्तु को देख करके बच्चा हाथ पीछे खींच लेगा। बच्चे में अभी इतनी समझ नहीं है, इसीलिए आप देखते होंगे बच्चे अगर तवा भी रखी हुई है चूल्हे पर तो भी वो उसे छूने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि ये गर्म है। लेकिन जैसे ही वो उसे छुआ तो यहाँ पर स्टिमुलस क्या था, वो गर्म तवा, और उसको छूने यानी उसके संपर्क में आने की वजह से बच्चे ने अपने हाथ झटके से खींचा। यानी पहले वो तवा गर्म था, उसके बाद बच्चे ने रिस्पॉन्स किया, यानी कि अपने हाथ को झटके से पीछे खींचा। अब जो थॉर्नडाइक का प्रयोग था उसमें उन्होंने क्या किया था, एक बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया था, और वो बिल्ली क्या कर रही थी, पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए प्रयास कर रही थी। उसमें एक समझ लीजिए आपकी कुंडी टाइप का कुछ था, जिसकी वजह से वो उसका पैर पड़ा और वो कुंडी खुल गया। तो
कई बार उन्होंने ये प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया कि कई बार उस बिल्ली को उसमें डाल करके देखा। तो देखिए बिल्ली क्या हो रही थी कि अचानक से उसका तो पैर इस पर जाएगा नहीं, वो इधर उधर भाग रही थी पहले, लेकिन अचानक से उसका प्रयास इस पर चला गया, यानी कि कई अनुक्रियाएं उसने की होंगी इसमें से बाहर निकलने के लिए। मैं ध्यान से समझिए मैं क्या बता रहा हूं, कई अनुक्रिया यानी कि कई रिस्पॉन्स उसने किया होगा, कई रिस्पांस उसने किया होगा इस पिंजड़े से बाहर निकलने के लिए। और उस कई रिस्पांस में से मान लीजिए कि एक रिस्पांस ये हो गया, 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 मान लीजिए इसके बाद भी कई रिस्पांस उसने किया होगा। अब अचानक से ये वाला जो रिस्पांस है, मान लीजिए इस ये वाले रिस्पांस के तहत उसका पैर उस कुंडी पर पड़ा और वो पिंजड़ा मान लीजिए खुल गया, तो ये सही अनुक्रिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एक्चुअल रिस्पांस बोला जाएगा, सही अनुक्रिया बोला जाएगा, जिसकी वजह से वो उस पिंजड़े से बाहर निकला। तो उसने क्या किया था? उसने कई प्रयास किया था और कई प्रयास में से एक प्रयास उसका सफल हुआ। यही बोला जाता है कि उसने कई प्रयास किया और कई प्रयास में से कई प्रयास जो है वो असफल रहा और एक प्रयास सफल रहा। इसीलिए इसे बोलते हैं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यानी कि बार बार बच्चा प्रयास करता है, गलतियां करता है और बार बार प्रयास करके ही वो सीखता है। यह कहा था थॉर्नडाइक ने। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर ने सूज का सिद्धांत दिया था, जो कि अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। कोहलर ने यह बताया था, उन्होंने चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था उस पर प्रयोग किया, उसको उन्होंने एक पिंजड़े में बंद कर दिया और केला पिंजड़े से बाहर रख दिया और एक छड़ी पड़ी हुई थी। तो अचानक से उसको दिमाग में क्लिक किया कि छड़ी से खींच करके मैं केले को प्राप्त कर सकता हूं। उसके बाद से उन्होंने दूसरा प्रयोग किया, उसी पिंजड़े में चिंपैंजी को रखा और एक हाइट पर केले को टांग दिया। उसके बाद से उसमें कुछ मेज उन्होंने रखा था। तो चिंपैंजी क्या हुआ, अचानक से उसका दिमाग क्लिक किया और उसके बाद से उसने मेज पर चढ़ करके उस केले को प्राप्त कर लिया। आपने एक ऐड देखा होगा, दिमाग की बत्ती जलना तुरंत अचानक से क्लिक हो जाता है। इसी को कोहलर ने सूज का सिद्धांत कहा था। यानी उन्होंने ये कहा था कि बार बार बच्चा प्रयास नहीं करता है, बल्कि अचानक से उसके दिमाग में क्लिक करता है और वो पूरे परिस्थिति को देख करके अचानक से जो आइडिया उसमें आता है, यानी दिमाग में क्लिक करना, इसी को उन्होंने क्या बोला था? सूज का सिद्धांत बोला था। तो ये किससे संबंधित है? ये अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तरल क्रिस्टलीय यानी कि तरल को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड और क्रिस्टल तो आप जान ही रहे हैं, क्रिस्टल ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि फ्लूइड क्रिस्टल प्रतिमान जो है, मॉडल जो है बुद्धि के बारे में, ये किसने दिया है? तो ये दिया है कैटल ने। अब ये सिद्धांत क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें उन्होंने ये कहा था कि जो फ्लूइड हमारी बुद्धि होती है, जो तरल बुद्धि होती है, वो हमारे वंशानुक्रम से तय होती है। यानी कि देखिए, प्रत्येक बच्चे जन्मजात कुछ ना कुछ शक्तियों को लेकर के जन्म लेते हैं, यानी कि जो उनके माता पिता से जो उसको गुण मिले हैं। अब मान लीजिए बच्चे जन्म लिए तो अभी वो वातावरण के संपर्क में नहीं आए हैं, बावजूद इसके अगर उनको भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देंगे और रोने की वजह से उनकी माता को पता चल जाएगा कि हो सकता है इसको भूख लगी है, इस वजह से वो रो रहा है। यानी कि अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या कर रहा है? रो रहा है। तो जो बुद्धि बालक को समस्या सॉल्व करने के लिए उसके वंशाक्रम से एबिलिटी मिली हुई है, उसको उन्होंने तरल बुद्धि कहा था। और क्रिस्टलीय बुद्धि क्या होता है? कुछ बुद्धियां ऐसी होती है जो कि बालक जो है वो अपने परिवेश से अर्जित करता है। जैसे देखिए, कोई भी बच्चा पैदा होते इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनता है, बल्कि वो एबिलिटी वो अपने वातावरण से अर्जित करता है। अगर कोई वातावरण में प्रयास करेगा तो इंजीनियर भी बन सकता है, कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई आईएएस ऑफिसर भी बन सकता है। तो ये बुद्धि जो कि उसको इंजीनियर, डॉक्टर और आईएएस बनने में मदद कर रही है, वो क्या कर रहा है? वो जन्मजात तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि कोई आईएएस का बेटा है तो वो आईएएस बिना प्रयास के बन जाएगा, कोई डॉक्टर का बेटा है तो बिना प्रयास के डॉक्टर बन जाएगा, कोई इंजीनियर का बेटा है तो बिना प्रयास के इंजीनियर बन जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वातावरण से वो एबिलिटी को कहीं ना कहीं अर्जित करनी पड़ेगी, खुद उसे एक्वायर करनी पड़ेगी अपने प्रयासों के माध्यम से। तो जो बुद्धि वातावरण से एक्वायर की जाती है, अर्जित की जाती है, उसे उन्होंने क्रिस्टलीय रूप के तहत देखा था। यानी कि जो बुद्धि बच्चे को उसके वंशानुक्रम से मिल रही है, यानी कि आनुवांशिक होता है, उसे तरल कहा था। और जो बुद्धि बच्चा एक्वायर कर रहा है, समाज से अर्जित कर रहा है, वातावरण से अर्जित कर रहा है, उसे उन्होंने क्रिस्टलीय कहा था। इसीलिए बुद्धि के दो प्रकार उन्होंने बताए थे, तरल क्रिस्टलीय मॉडल उन्होंने दिया था। किसने? कैटल ने। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ध्यान से समझिएगा। अधिगम का पठार अभी पहले वाले ही प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि अधिगम क्या होता है? बच्चे के प्रयास के माध्यम से उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हो रहा है, उसी को बोलेंगे अधिगम। अब मान लीजिए बच्चा प्रयास करते जा रहा है, लेकिन कभी ना कभी एक ऐसी परिस्थिति आती है जब प्रयास करने के बावजूद भी उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। तो इसी
स्टेज को, इसी स्टेज को कि प्रयास के बावजूद भी उसके व्यवहार में परिवर्तन ना होना, इसी को बोलते हैं अधिगम का पठार। हमसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा विकल्प है जो कि अधिगम के पठार के लिए कारक नहीं है। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि प्रेरणा की सीमा। आपने थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत पढ़ा होगा, तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यह कहता है कि बालक जब खुद से पढ़ने के लिए तत्पर रहेगा, प्रेरित रहेगा, तभी वो चीजों को अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकता है। यानी कि सीखने के लिए क्या जरूरत है? बच्चे का खुद से तत्पर होना, यानी इंटरनली मोटिवेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे खुद से मोटिवेट रहेंगे तभी पढ़ेंगे। आप कितना भी लाख बाहर से उसको मोटिवेशन दे लीजिए, कितना भी समझा लीजिए, अगर बच्चा नहीं तैयार है खुद से पढ़ने के लिए, खुद से तत्पर नहीं है, तो वो नहीं पढ़ेगा, नहीं सीखेगा। और नहीं सीखेगा यानी कि वो प्रयास ही नहीं कर रहा है। जब प्रयास नहीं कर रहा है या फिर कर भी रहा है और अगर नहीं सीख पा रहा है, तो इसी को तो बोलते हैं अधिगम का पठार। तो यानी ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में जो कि अधिगम के पठार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तीसरा दिया गया शारीरिक सीमा। ध्यान से समझिएगा, जब भी कभी आप कहीं से थक करके आए और आप किताब लेकर के बैठे, तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका बॉडी उस समय आपके माइंड को सिग्नल भेज रहा होता है, या फिर आपका माइंड आपको सिग्नल भेज रहा होता है कि आपकी बॉडी थकी हुई है, जो कि इस समय नींद की डिमांड कर रही है, ना कि पढ़ने की। इस वजह से शारीरिक सीमा होने की वजह से भी कहीं ना कहीं अधिगम प्रभावित होता है। और अधिगम जहां प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है, आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, अधिगम नहीं कर सकते, यानी सीख नहीं सकते। यानी ये भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है अधिगम के पठार के लिए, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, ज्ञान की सीमा। ज्ञान की सीमा यानी कि बच्चा कितना जान रहा है। मान लीजिए मैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं एफर्ट डालूंगा, यानी प्रयास करूंगा। अब प्रयास करना ही केवल इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लीजिए एक सवाल मैं बच्चों को दिया कि ये त्रिभुज के, मान लीजिए ये 60 अंश का है, ये 70 अंश का है, ये कोण कितने अंश का होगा। तो बच्चा तो इसे तभी सॉल्व कर पाएगा ना जब बच्चे को ये पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। अगर मान लीजिए बच्चे को ये बेसिक प्रमेय नहीं पता है, तो वो इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएगा। यानी कहीं ना कहीं बच्चे का खुद का ज्ञान भी उसके अधिगम के पठार के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब बच्चा नहीं जान रहा है, तो भले ही वो कितना प्रयास कर ले, जब वो प्रमेय ही नहीं जान रहा है, तो कैसे वो सॉल्व कर पाएगा? यानी कि बच्चे का खुद का अपना नॉलेज भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है अधिगम के पठार के लिए। यानी ये भी रिस्पॉन्सिबल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कौन सा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक ही विकल्प बचा। देखिए, विद्यालय का असहयोग। ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अधिगम का पठार के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था? बच्चे का प्रयास और उसके व्यवहार में परिवर्तन। देखिए, आज हम लोग जो बात करते हैं, बच्चे कोई भी कोरे कागज नहीं है जिसमें पेन ड्राइव आपने लगाया और डेटा को ट्रांसफर कर दिया। बच्चा खुद से प्रयास करेगा, उसके प्रयास के माध्यम से जो उसके व्यवहार में परिवर्तन होता है, उसे अधिगम बोला जाता है। यहां पर विद्यालय सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। बच्चा खुद से प्रयास कर रहा है या नहीं, यह इंपॉर्टेंट है। और चूंकि यह इंपॉर्टेंट नहीं है, यही तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा कारक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए विद्यालय सहयोग कर भी रहा है, लेकिन बच्चा प्रयास नहीं कर रहा है, तो भी तो वो बच्चा, क्योंकि तत्परता का नियम तो यही कहता है ना, अब विद्यालय बच्चे के लिए तो पढ़ेगा नहीं, पढ़ना तो बच्चे को ही पड़ेगा ना, यानी प्रयास बच्चा खुद करेगा। इसलिए यहां पर विद्यालय का असहयोग जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है उतना बच्चे में अधिगम के पठार के लिए। इसीलिए यही हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार में किया जाता है? ध्यान से समझिएगा, मानसिक उद्वेलन यानी कि सीधे तौर पर जब कोई भी प्रश्न आता है आपके सामने, कोई भी प्रश्न आपके सामने आया, तो आपके मन में विचारों की एक उत्तेजना जन्म लेती है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। यानी कि देखिए, जब भी कुछ आप, जैसे मैंने मान लीजिए कि आपसे एक प्रश्न पूछा कि ये त्रिभुज है और ये मान लीजिए कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और मान लीजिए कि ये 40 अंश का कोण है, तो ये कोण कितने अंश का होगा? तो आपने जो प्रमेय पढ़ा है कि समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने वाला कोण समान अंश का होता है, तो जब मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा, तो आपके माइंड में एक तूफान उठता है, जो कि आप इस प्रश्न के बारे में जितना कुछ जान रहे हैं उसको कहीं ना कहीं आपके इस प्रश्न से जोड़ने की कोशिश करता है। उसी को बोलते हैं मानसिक उद्वेलन। यानी कि समस्या सामने आने के बाद से जो आपके माइंड में उस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो एक्टिविटी हो रही होती है, इंटरनल एक्टिविटी हो रही होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मानसिक उद्वेलन। तो ये मानसिक उद्वेलन हुआ क्यों? किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है। यानी आपके सामने जो कुछ भी समस्या, ये जरूरी नहीं है कि आपका गणित का ही समस्या हो, आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या आ गई, जैसे आपके परिवार में कुछ कलह चल रहा है, आपके आर्थिक लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो कोई भी समस्या आ गई, तो जो आपके माइंड में पहली एक्टिविटी हो रही है, यानी कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए जो आपके मन में विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी चल रही होती है, उसी को मानसिक उद्वेलन बोलते हैं। तो मानसिक उद्वेलन क्यों होता है? समस्या के समाधान के लिए, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अब पीएनपी जो कि यूपी टेट की परीक्षा का आयोजन करता है, उनके द्वारा वर्ष
2021 में भी यही प्रश्न पूछा गया था। तो 2021 में इन्होंने उत्तर माना था समस्या समाधान को, और एनसीईआरटी की बुक में भी ब्रेन स्टॉर्मिंग समस्या समाधान से ही जुड़ा हुआ बताया गया है। जबकि 2017 का ये पेपर है और 2017 के आंसर की में उन्होंने सृजनात्मकता को सही माना था। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि आयोग कितने विवादित प्रश्नों को सॉल्व करता है। जब एक वर्ष में इन्होंने सृजनात्मकता को माना है तो दूसरे वर्ष में इन्होंने समस्या समाधान को मान लिया है। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में इन्होंने सृजनात्मकता को माना था और 2021 वाले पेपर में इन्होंने समस्या समाधान को माना है। जबकि एनसीईआरटी के हिसाब से ये वाला एप्रोप्रिएट आंसर है आपका। एनसीईआरटी में यही लाइन लिखी गई है ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ अवगत कराने के लिए बता रहा हूं कि 2017 के ऑफिशियल आंसर की में इन्होंने सृजनात्मकता को सही माना है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधिगम अनुभव तथा प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपको अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है। जो भी स्टेटमेंट दिया है वहीं आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट है गेट्स एवं अन्य का। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, ठीक है। गेट्स और अन्य ने कहा था कि अधिगम जो होता है वो अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमैन की जब बात आती है तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था संवेगात्मक बुद्धि, ठीक है। इनका पूरा नाम डैनियल गोलमैन है और संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्वयं और दूसरों की भावनाओं और संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता होती है। और इसी पर आधारित उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि नाम की पुस्तक लिख करके सबका ध्यान आकर्षित किया था, ठीक है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया गोलमैन किससे संबंधित है, तो संवेगात्मक बुद्धि इसका बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 20 संवेगात्मक बुद्धि एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो साइमन और बिने मिल करके बुद्धि परीक्षण का निर्माण उन्होंने किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का सही जवाब है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा शेष से भिन्न है, कौन सा अलग है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला दिया गया है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, यानी कि कुछ नया सीखने के लिए अधिगम करना, कुछ नया सीखने के लिए अधिगम करना। जैसे कि अगर मैं बच्चे को पूछूं कि ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये मान लीजिए 40 अंश का है, ये मान लीजिए कि 70 अंश का है, तो ये कितने अंश का कोण होगा। तो ये प्रश्न हो गया जिसे बच्चे को सीखना है, अधिगम करना है। और इससे पहले बच्चे को क्या सीखना पड़ेगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ये प्रमेय सीखना पड़ेगा, तब बच्चा इसको तुरंत इस प्रश्न का उत्तर निकाल लेगा। यानी कि अधिगम के लिए, इस प्रश्न को सीखने के लिए पहले उसको प्रमेय सीखना पड़ा है। इसी को बोलते हैं अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत। तो ये क्या हो रहा है, ये अधिगम ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है, अधिगम हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है कि एक परिस्थिति में सीखी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल दूसरी परिस्थिति में चीजों को सीखने के लिए या फिर समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी को बोलते हैं अधिगम हस्तांतरण। देखिए बच्चे ने प्रमेय पढ़ लिया और इस प्रमेय का यूज करते हुए वह इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहा है। यानी कि जो चीज वो सीखा था, अधिगम जो किया था, उसका हस्तांतरण हो रहा है इस प्रश्न को सॉल्व करने में। तो ये सिद्धांत जो है वो अधिगम हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद से दूसरा देखिए समान अवयवों का सिद्धांत। समान ये अवयव है, अवयवों का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही समान परिस्थिति की बात की जा रही है। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उसके बाद से 2 कोण दिया गया और तीसरे कोण का मान आपसे पूछा जाएगा। तो ये समान अवयव होगा ना कि एक ही आप कॉन्सेप्ट यूज करके दोनों प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये भी अधिगम हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। तो हमसे क्या पूछा गया था कि इनमें से भिन्न क्या है। तो ये देखिए पहला, दूसरा, ये अधिगम हस्तांतरण से जुड़ा हुआ है। इसके बाद से सामान्यीकरण का सिद्धांत कहा जाए तो सामान्यीकरण क्या होता है, जब विभिन्न उदाहरण को देख करके एक निश्चित नियम तक पहुंचा जाए तो इसे ही सामान्यीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूं कि नीरज, उसके बाद से बोलूं लखनऊ, उसके बाद से बोलूं पेन, तो ये सब क्या है, नीरज किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, लखनऊ किसी स्थान विशेष का नाम है और पेन किसी भी वस्तु विशेष का नाम है जिसके माध्यम से हम लोग लिखते हैं। तो अब मैं यहाँ पर बच्चों को उदाहरण देख करके अब इसका सामान्यीकरण कर दूं कि किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी स्थान विशेष या फिर किसी भी वस्तु विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो इसी को बोलते हैं सामान्यीकरण का सिद्धांत। यानी कि पहले बच्चे ने उदाहरण को सीखा और उदाहरण से सीख करके नियम तक जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं अधिगम ट्रांसफर से जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया, पहला, दूसरा और चौथा, ये तीनों जो है वो अधिगम हस्तांतरण से जुड़े हुए हैं, यानी एक ही प्रकार के हैं, लेकिन अगर बात करें
रिडक्शन सिद्धांत, तो ये अधिगम सिद्धांत से नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि अन्य से भिन्न है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो जाएगा, यही अन्य से भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो ये युंग ने किया था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, 3 वर्गीकरण उन्होंने दिया था। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? संज्ञानात्मक संप्राप्ति यानी कि संज्ञान कैसे हमें प्राप्त होता है, इसके लिए न्यूनतम स्तर हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए 6 चरण बताए गए हैं, जिसमें पहला होता है आपका ज्ञान, उसके बाद से बोध या फिर समझ, उसके बाद से तीसरा जो चरण होता है वो होता है आपका अनुप्रयोग या फिर प्रयोग कह सकते हैं, अनुप्रयोग हो जाएगा तीसरा। उसके बाद से चौथा जो होता है इसमें वो होता है विश्लेषण। ठीक है, विश्लेषण चौथा हो गया। उसके बाद से संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण, और अंत में क्या होता है आपका, अंत में होता है मूल्यांकन। ये टोटल 6 चरण होते हैं ज्ञान संप्राप्ति के लिए, संज्ञानात्मक संप्राप्ति के लिए। तो हमसे क्या पूछा गया, न्यूनतम स्तर। तो सबसे न्यूनतम कौन सा है? सबसे न्यूनतम यही है, ज्ञान। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 1 ज्ञान इसका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? सामाजिक विकास क्या होता है? बच्चे समाज में एक दूसरे का सहयोग कर पा रहे हैं या नहीं, या फिर समाज से अनुकूलन कर पा रहे हैं या नहीं, इसी को बोलते हैं सामाजिक विकास। बच्चे का जन्म परिवार में होता है तो उसी समय से उसका समाजीकरण शुरू हो जाता है। प्राथमिक समाजीकरण बच्चे के परिवार को बोला जाता है, क्योंकि पहली बार बच्चा ग्रुप में परिवार से ही रख करके सीखना शुरू करता है। उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि वह दूसरों पर निर्भर है और समाज के प्रत्येक लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे पर निर्भर है। इसी को बोलते हैं सामाजिक पारस्परिकता। जैसे कि नाई जो है वो हमारे बालों को काटता है, तो हमारी जरूरत यह है कि नाई की आवश्यकता है कि हमारे बालों को काटे, और उसकी क्या जरूरत है, उसका जरूरत है उसके लिए आजीविका जुटाना। उसके बाल काटने के एवज में हम लोग उससे क्या करते हैं, पैसे देते हैं। यानी कि ये निर्भरता हुई ना एक दूसरे पर, कि वो हमारा कुछ काम कर रहा है, उसके एवज में हम उसको पैसे दे रहे हैं उसका घर रोजी रोटी चलाने के लिए। तो सामाजिक विकास क्या होता है? सामाजिक विकास यही होता है कि एक दूसरे पर परस्परता को ध्यान में रखते हुए सबको साथ लेकर के चलना। तो ये बच्चे कहाँ से सीखते हैं? ये बच्चे अपने परिवेश से सीखते हैं। सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किस प्रकार के उदाहरण का होगा? देखिए 3 प्रकार के अधिगम अंतरण होते हैं या फिर स्थानांतरण होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है क्षैतिज। क्षैतिज यानी कि इस प्रकार से लेटा हुआ, यानी कि क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण क्या होगा? अधिगम स्थानांतरण इसके पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि जब एक परिस्थिति में सीखी हुई किसी भी ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में यूज किया जाता है तो इसे बोलते हैं अधिगम स्थानांतरण, यानी कि लर्निंग ट्रांसफर इसे बोलते हैं। ठीक है, अब क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण क्या होता है? अंतरण और स्थानांतरण बिल्कुल एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा। क्षैतिज का मतलब ये हुआ कि परिस्थिति बिल्कुल समान है, परिस्थिति बिल्कुल इक्वल है, तो इसे बोलेंगे क्षैतिज। और ऊर्ध्व अधिगम में क्या होता है? ऊर्ध्व अधिगम में कि जो परिस्थिति में बच्चे ने सीखा है उससे लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ऊर्ध्व में क्या हो जाएगा? लेवल थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जैसे कि अभी मैंने अधिगम स्थानांतरण क्या बताया कि समान परिस्थिति में एक परिस्थिति में सीखी गई चीज़ों को दूसरी परिस्थिति में यूज करना, इसी को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। लेकिन ऊर्ध्व अधिगम में क्या होता है? जो परिस्थिति है वो थोड़ा सा चेंज रहता है, जो ऊपर वाला परिस्थिति होगा वो एक लेवल अप रहता है नीचे वाले से। ठीक है, और क्षैतिज वाले में क्या था? दोनों परिस्थिति बिल्कुल समान रहती है। और द्विपार्श्विक अधिगम क्या होता है? जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि मैं मान लीजिए अपना नाम लिख रहा हूं यहाँ पर नीरज, ये राइट हैंड से लिख रहा हूं, लेकिन अगर मैं लेफ्ट हैंड से लिखना चाहूं तो उसे भी लिख सकता हूं। हालांकि इस प्रकार से इतना साफ मैं नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन लिख सकता हूं। यानी कि मैंने शुरू से ट्रेनिंग या फिर लिखने का जो प्रयास किया है वो राइट हैंड से किया है। लेकिन एक शरीर के एक अंग, जैसे यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये मेरा शरीर है। ठीक है, मान लीजिए ये मेरा शरीर है और मैं यहाँ पर राइट हैंड से ये मेरा राइट हैंड है, राइट हैंड से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, राइट हैंड से लिख रहा हूँ, लेकिन एक भाग के ट्रेनिंग मिलने के बाद से दूसरे भाग में ट्रांसफर होना, शरीर के एक भाग में ट्रेनिंग मिलने के बाद से दूसरे भाग में ट्रांसफर होना, इसी को बोलते हैं द्विपार्श्विक अधिगम। यानी कि भले ही मैं राइट हैंड से शुरुआत से लिखना शुरू कर चुका हूं, लेकिन अगर मैं चाहूं तो लेफ्ट हैंड से भी लिख सकता हूं। हालांकि इतना साफ नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन लिख जरूर लूंगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं द्विपार्श्विक अधिगम, यानी कि शरीर के आधे भाग को किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग का दूसरे भाग में ट्रांसफर हो जाना द्विपार्श्विक अधिगम कहलाता है। अब आते हैं प्रश्न पर। प्रश्न में क्या बोला गया कि बच्चा जो है वो साइकिल चलाना जानता है। बच्चा जो है वो साइकिल चलाना जानता है, अब उसे मोटर बाइक चलाना है। तो जाहिर सी बात है साइकिल में तो गियर होता नहीं है, क्लच होता नहीं है,
एक्सेलरेटर होता नहीं है, इसके बाद से चोक होता नहीं है, जो टैंक होता है वो फ्यूल का वो होता नहीं है। तो ये सभी चीज़ें बच्चे को नहीं सीखनी पड़ेगी। यानी कि साइकिल चलाना वो ठीक है, साइकिल चलाने से वो साइकिल को बैलेंस करना सीख गया है। अब जो मोटर बाइक वो चलाना जानना चाहता है, निश्चित तौर पर उसकी परिस्थिति थोड़ा सा उससे ऊपर है। क्यों? क्योंकि साइकिल में ना तो क्लच था, ना तो गियर था, ना ही इस प्रकार की परिस्थिति थी। तो कहीं ना कहीं जो मोटर बाइक है वो उससे ऊपर माना जाएगा, यानी उच्च स्तर का अधिगम माना जाएगा। और साइकिल क्या था? थोड़ा सा निम्न था। तो देखिए, निम्न से जब हम लोग उच्च की तरफ जाते हैं तो ये ऊर्ध्व ही तो होगा। ऊर्ध्व अधिगम इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का ये उदाहरण है, साइकिल चलाने के बाद से मोटर बाइक चलाना सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? शारीरिक विकास का कौन सा नियम है, ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम। कई बार देखिए, जैसे बच्चे का जन्म जब हुआ तो 0 से 2 साल वो शैशवावस्था में माना जाएगा, उसके बाद से बाल्यावस्था में जाएगा, उसके बाद से किशोरावस्था में जाएगा। तो जो बॉडी का विकास होता है, जो शारीरिक तौर पर विकास होता है, वो प्रत्येक अवस्था में एक समान नहीं होता है। जैसे कि बच्चे का जब डेवलपमेंट होता है तो शैशवावस्था में बहुत तेजी से होता है, उसके बाद से जब पूर्व बाल्यावस्था में जाता है उस समय भी तेजी से होता है, लेकिन एक परिस्थिति आने के बाद से थोड़ा सा डेवलपमेंट उसमें रुक जाता है। यानी कि शारीरिक विकास कैसा होता है? वो ऐसा नहीं है कि नियमित नहीं होता है। नियमित कहने का मतलब कि अगर बच्चा डेवलप कर रहा है तो इस प्रकार से लगातार उसमें डेवलपमेंट चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। कई बार शारीरिक विकास रुक जाता है, फिर थोड़े समय बाद फिर शुरू हो जाता है। ये सभी चीज़ें हो रही होती है, इसी को बोलते हैं अनियमित विकास का नियम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो ऑप्शन भी निगेटिव वाला ही होगा। देखिए, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का सिद्धांत, ये सभी विकास के सिद्धांत हैं। चूंकि हैं तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। लेकिन अगर बात करें अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, तो ये विकास का सिद्धांत नहीं है बल्कि अधिगम का सिद्धांत है। आपने पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पढ़ा था, उसी का एक नाम अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत होता है। ये अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ना कि विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन क्यों कहते हैं, ध्यान समझिएगा। पावलोव ने जो अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था, तो कुत्ते को वो भोजन देते थे और भोजन के साथ एक घंटी बजाते थे। भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी और तुरंत भोजन के साथ वो घंटी बजाते थे। तो उनका कई बार ये प्रयोग दोहराने के बाद से कुत्ते के मन में ये बैठ गया कि भोजन के साथ घंटी बजती ही बजती है। तो कुछ समय बाद जब यही क्रिया बार बार दोहराने के बाद से जब उन्होंने भोजन नहीं दिया, केवल घंटी बजाया, तो भी कुत्ता लार टपकाने लगा, क्योंकि उसके मन में बैठ गया था कि भोजन के तुरंत बाद घंटी बजती है, यानी घंटी बजी है यानी भोजन मिलेगा। यानी कि यहां पर उद्दीपक क्या था? उद्दीपक यानी कि किसी भी व्यक्ति विशेष को, किसी भी जानवर को कुछ अनुक्रिया करने के लिए जो प्रेरित करता है, उसी को उद्दीपक बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टिमुलस बोलते हैं। तो स्टिमुलस क्या था? स्टिमुलस यहां पर था भोजन, जिसे देख करके कुत्ता लार टपकाता था, यानी कि अनुक्रिया करता था। तो स्टिमुलस जो कि भोजन था, उसको रिप्लेस किससे कर दिया गया? उसको रिप्लेस कर दिया गया घंटी से। पावलोव ने बार बार घंटी बजा करके उस भोजन को यानी उद्दीपक को रिप्लेस कर दिया उस घंटी से। यानी कि वास्तविक उद्दीपक जो यहां पर भोजन था, उसको अनुकूलित कर दिया गया एक बनावटी उद्दीपक यानी घंटी से। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? अनुकूलित। यानी उन्होंने क्या किया था? उन्होंने वास्तविक उद्दीपक का अनुकूलन कर दिया था किससे? एक बनावटी उद्दीपक यानी घंटी से। इसीलिए इसे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत कहते हैं, जो कि अधिगम से जुड़ा हुआ है, ना कि विकास से। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट जो है वो हरलॉक का है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो मूल प्रवृत्तियों के बारे में 14 प्रकार किसने बताया? मैकडूगल ने बताया। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण ही अवधान है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट डम्बिल के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा गया तो उत्तर भी निगेटिव वाला ही होगा। ठीक है, देखिए, मुख्य नियम की जब बात आती है तो थॉर्नडाइक ने
सीखने के मुख्य 3 नियम दिए हैं। पहला तत्परता का नियम, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जब बालक खुद से पढ़ने के लिए तत्पर रहेगा तब उसका अधिगम जो होगा वो अर्थपूर्ण तरीके से हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा खुद से इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, खुद से इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, तो आप उसको मार करके पीट करके नहीं पढ़ा सकते। बच्चे जब खुद से करके सीखने के लिए तत्पर होते हैं तभी उनका अधिगम अर्थपूर्ण हो सकता है। तो ये तो नियम है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछा गया है। अभ्यास का नियम, ये भी थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में शामिल है, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि बार बार अभ्यास करने से बच्चा अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकता है। ये थॉर्नडाइक के हिसाब से बताया गया था, ठीक है, तो ये भी शामिल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। प्रभाव का नियम, देखिए थॉर्नडाइक ने ये बताया था कि जब भी कोई काम करने से अगर बच्चे को कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो वो उस काम को बार बार दोहराना चाहेगा, इसे बोले जाते हैं प्रभाव का नियम। ये भी थॉर्नडाइक ने बताया था, मुख्य नियमों में शामिल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की बहु अनुक्रियता का नियम, तो ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम में शामिल नहीं है, और यही हमसे पूछा गया था कि कौन सा मुख्य नियम में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बहु अनुक्रियता का सिद्धांत सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। इसमें देखिए क्या हुआ था, पंजाब विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे डॉक्टर एस जलोटा, और 1963 में इन्होंने एक परीक्षण का निर्माण किया जिसका नाम था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, ठीक है। यह परीक्षण हिंदी, उर्दू और आंग्ल भाषा में था, और इसमें 12 से 16 साल के बच्चों के लिए ये परीक्षण तैयार किया गया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जिसका निर्माण किसने किया था, डॉक्टर एस जलोटा ने। ऑप्शन नंबर बी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, जो नहीं है निगेटिव वाला वही हमारा उत्तर होगा। पहला देखिए दिया गया सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस की बात की जा रही है और अनुक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स की बात की जा रही है। तो SR थियरी जो था वो थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि पहले उद्दीपक देख करके बच्चा अनुक्रिया करेगा। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, अचानक से बच्चे की आंख पर तेज रोशनी पड़ने से आंख की पलकों को झपका देना, यानी यहां पर तेज लाइट क्या थी, उद्दीपक था, और उस उद्दीपक की वजह से बच्चे ने रिस्पॉन्स किया अपनी आंखों के पलकों को झपकाने के लिए। तो यह सिद्धांत किसने दिया है, ये थॉर्नडाइक ने दिया है। तो ये तो सही मेल है, तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है। दूसरा देखिए सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्रिया प्रसूत, क्रिया यानी कि पहले इसमें अनुक्रिया हो रही है, यानी पहले रिस्पॉन्स हो रहा है और उसके बाद से स्टिमुलस आएगा। ये दिया था BF स्किनर ने। स्किनर ने ये बताया था कि कोई भी बच्चा, जो उन्होंने प्रयोग किया था चूहे पर और कबूतर पर, कि जब किसी काम को करने के बाद से उसको कुछ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, कुछ पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, तो बच्चा उस काम को बार बार दोहराना चाहेगा। जैसे कि जब चूहे का पैर उस लीवर पर पड़ा तो खाने के लिए उसको कुछ मिला था, तो उसी खाने की लालच में, खाना यहां पर क्या था, स्टिमुलस था, और पहले उसने लीवर पर पैर रखा, यानी पहले अनुक्रिया किया तब उसको कुछ मिला, और उसके बाद वो काम को बार बार दोहरा रहा था, यानी पहले उसने अनुक्रिया किया था, रिस्पॉन्स दिया था। एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए गेट कीपर है, तो गेट कीपर को केवल घंटी सुनने के लिए सैलरी नहीं दी जाती है, गेट कीपर को घंटी सुनने के बाद गेट खोलने के लिए सैलरी दी जाती है। देखिए गेट खोला, पहले उसको अचानक से सैलरी नहीं मिलेगी, पहले वो गेट खोलेगा और 1 महीने तक वो इसी काम को बार बार दोहराएगा, यानी कि गेट खुलेगा, घंटी बजेगी, गेट खोलेगा, फिर 1 महीने बाद उसको सैलरी मिलेगी। अब वो इस काम को दोहरा क्यों रहा है, स्टिमुलस की लालच में, यानी सैलरी की लालच में, यानी कि जो काम वो कर रहा है गेट खोलने का, उसकी वजह से उसको सैलरी मिल रहा है और इसी वजह से वो इंटरनली मोटिवेटेड है इस काम को करने के लिए। यानी कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन होता है वो RS थियरी होता है, जो कि दिया था BF स्किनर ने। तो ये भी बिल्कुल सटीक मेल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए सीखने का क्लासिक सिद्धांत, इसे शास्त्रीय अनुबंधन का भी सिद्धांत कहते हैं, ये पावलोव ने दिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए इसमें उन्होंने क्या किया था कि कुत्ते को जब वो भोजन दे रहे थे तो एक घंटी भी बजा रहे थे। घंटी भोजन देते देते घंटी बार बार वो कई बार ये अनुक्रिया करने लगे, मतलब यही काम बार बार दोहराने लगे, तो भोजन देकर के कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। लेकिन जब कई बार यही प्रक्रिया दोहराने की वजह से कुत्ते के मन में ये बैठ गया कि जब घंटी बजती है तो भोजन मिलता ही मिलता है, तो कुछ समय बाद वो भोजन ना दे करके केवल घंटी बजाने लगे, जिससे कुत्ते ने मुंह से लार टपकाना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, वास्तविक जो उद्दीपक था,
वास्तविक उद्दीपक भोजन, उसको रिप्लेस कर दिया घंटी से। तो ये भी सिद्धांत पावलोव ने दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही मेल है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, सीखने का समग्र सिद्धांत। देखिए पूरी परिस्थिति को एक नजरिए से देखने की बात किसने की थी? वादियों ने की थी, गेस्टाल्ट वादियों ने की थी। और इसमें प्रमुख जो नाम आता है वो किसका आता है? वो कोहलर का आता है, जो कि सूझ का सिद्धांत जिन्होंने दिया था। तो यहां पर हल नहीं होगा बल्कि गेस्टाल्ट वादी होगा, इसलिए ये सही सुमेलित नहीं है। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया था। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? देखिए ये एक विवादित प्रश्न है। 2017 में जब यूपी टेट की परीक्षा हुई थी तो इस विवादित प्रश्न को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे, जहां पर जो पीएनपी संस्था है, जो रिस्पोंडेंट थी, उसको माननीय कोर्ट ने आदेश दिया कि इसके दो विकल्पों को सही मानने के लिए। तो पहला विकल्प क्रैशमर को सही माना गया था और दूसरा कैनन को सही माना गया था। ठीक है, तो यहां पर इस प्रश्न के सापेक्ष स्टार लगा था ऑफिशियल आंसर की में। ठीक है, और माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप के माध्यम से दो विकल्पों को सही मानने के आदेश दिए गए थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? क्रैशमर और कैनन माननीय कोर्ट के हस्तक्षेप से दोनों सही मान लिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्पीयरमैन। इन्होंने बुद्धि के द्वि फैक्टर में यह बताया था कि पहला जी फैक्टर एक होता है बुद्धि, और दूसरा उन्होंने एस फैक्टर बताया था। जी फैक्टर यानी कि जनरल बुद्धि उन्होंने बताया था, और एस का मतलब स्पेसिफिक बुद्धि बताया था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए प्रत्येक मनुष्य में दो प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। पहला जनरल, यानी कि जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसमें जन्मजात कुछ बुद्धि होती है। जैसे कि देखिए बच्चा अगर विद्यालय नहीं भी गया या फिर समाज से दूर भी है तो भी वो समझ जाएगा कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, वातावरण से अनुकरण कर करके। यानी कि जो जन्मजात तरीके से बच्चे में बुद्धि है उसे जी फैक्टर उन्होंने कहा था। और कुछ बुद्धि होती है जो कि बच्चा खुद से अर्जित करता है। जैसे देखिए इंजीनियर और डॉक्टर कोई जन्मजात नहीं बन जाता। अगर मान लीजिए किसी इंजीनियर का बेटा है तो वो इंजीनियर नहीं बनेगा जब तक कि वो एलिजिबिलिटी अर्जित नहीं कर लेता। तो इसे उन्होंने स्पेसिफिक बुद्धि बोला था। यानी कि देखिए समाज में कई लोग इंजीनियर हैं, कई लोग गायक हैं, कई डॉक्टर हैं, कई आर्किटेक्चर हैं। तो ये कैसे हो रहा है? यानी वो विशिष्ट बुद्धि उन्होंने अर्जित की समाज से और विशिष्ट प्रकार की योग्यता हासिल की। तो यही विशिष्ट प्रकार की योग्यता को हासिल करने के लिए जो बुद्धि होता है उसे स्पेसिफिक फैक्टर उन्होंने कहा था, एस फैक्टर कहा था। ठीक है, तो ये द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किसका नाम सुजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। अगला प्रश्न पूछा गया है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है क्रो एंड क्रो का। ऑप्शन नंबर डी सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में आती है? तो यह पूर्व किशोरावस्था में आती है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों ये पेपर पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप यूपी टेट के अभी तक जितने भी वर्षों में पेपर हुए हैं सभी वर्षों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।